नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, न्यूज़ रूम में मेरे साथ हैं आरएलएसपी मतलब रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता बिहार के अभिषेक झा जी, जो स्वयं एक शिक्षक भी हैं और एक शैक्षणिक संस्थान चलाते भी हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं कोरोना को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। तो अभिषेक जी, सरकार ने ये फैसला किया कि अब कोचिंग और स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए खोले जा सकेंगे, मतलब व्यवस्था के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बच्चे तो नहीं आ सकेंगे। तो कितनी राहत मिलेगी इस फैसले से? देखिए, एक पॉलिसी होती है कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जी, उस पॉलिसी के तहत सरकार ने सारे शिक्षण संस्थानों को यह आदेश दिया है कि आप खोल सकते हैं, आप वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम या अपने ऐप के माध्यम से बच्चों तक इस सुविधा को पहुंचा सकते हैं। जी। लेकिन इन सब के बाद आप जानते हैं कि बिहार कैसा राज्य है। बिहार के सुदूर देहात से बच्चे पढ़ने के लिए पटना जैसे शहरों में आते हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं उनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। आपने कह तो दिया है कि आप ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए, लेकिन इसका लाभ किन बच्चों को मिल पाएगा? उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा ना जिनके पास पहले से अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो, बिजली की बहुत बेहतर सुविधा हो, तब जाकर वह बच्चा उस सुविधा का लाभ उठा पाएगा। ऐसे बच्चों का क्या होगा? अधिकांश बच्चे इन सारी सुविधाओं से बहुत दूर हैं, उनके पास सुविधा नहीं है। मतलब अभिषेक झा जी, आप सवाल उठा रहे हैं अमीर बच्चे और गरीब बच्चे। निश्चित रूप से जो भी बच्चे सक्षम हैं, मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे। आपने जो सवाल उठाया, इसका आशय यह निकलता है कि जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है तो देखिए, जब हम गरीबों की बात करते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन शब्द ही एक नया शब्द हो जाता है। निश्चित रूप से इसकी पद्धति रही नहीं है बिहार में। जी, तो बिहार में यदि हम देश की ही बात कर लें, देशव्यापी बात कर लें, तो गरीबों के लिए ऑनलाइन जी वो कितना समझते हैं और कितना जानते हैं हाई स्पीड इंटरनेट। और जब बात ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई तो ठीक है, आपने जो मुद्दा उठाया मैं समझता हूँ कि अमीर के बच्चे या मध्यम क्लास के बच्चे भी जिनके लिए कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, उन्हें मिल जाएगा, वे मोबाइल पर क्लासेस कर लेंगे। लेकिन गरीब जिनके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मतलब खान पान में दिक्कत हो रही है, वो पैदल चले आ रहे हैं, कुछ भी बचत नहीं है, वे अपने बच्चों के लिए कहाँ से मोबाइल फ़ोन्स खरीद सकेंगे, कहाँ से हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था कर सकेंगे? तो जाहिर तौर पर समाज में एक नया विभेद पैदा होने जा रहा है इस कोरोना की महामारी में कि अमीर के बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते थे उनको कोई सुविधा नहीं मिल उनको कोई, जब उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं तो वो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे और इंटरनेट क्लासेस कैसे करेंगे? देखिए, हम सब मानते थे कि जैसे पहले कहावत थी कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी बेसिक ज़रूरत है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मेरी पार्टी का भी मानना है कि रोटी कपड़ा और मकान शिक्षा से बनेगा देश महान, राष्ट्र महान और बिहार महान। शिक्षा बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ। लेकिन एक बात को समझना बहुत जरूरी है, जो भी सुविधाएं ऑनलाइन क्लासेस के लिए होनी चाहिए वो सुविधाएं तय बात है कि गरीब के बच्चों के पास नहीं आ पाएंगी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास नहीं आ पाएंगी। तो यह एकदम तय बात है, बिहार का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है उनके बच्चे शिक्षा से बहुत दूर हो जाएंगे। और चूंकि हमारी पार्टी लगातार शिक्षा को लेकर आवाज़ उठाती है, हम सरकार के से आग्रह करना चाहते हैं, उनके एक्सपर्ट से आग्रह करना चाहते हैं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस चलाने का आदेश तो शैक्षणिक संस्थानों को दे दिया है, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वह इन तरह की फैसिलिटीज़ को अपने पास ले आ पाएँ, उनके लिए आप अविलंब कोई व्यवस्था कीजिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट होती चली जा रही है। अभिषेक झा जी, आप स्वयं भी एक शिक्षक हैं, क्या रास्ता कैसे निकला जाए? देखिए, इन्फेक्शन से भी बचाना है, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जब तक कोई दवा नहीं बन जाती है, देखिए अमीर गरीब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अमीर के बच्चे तो पढ़ लेंगे और गरीब के बच्चे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वे मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं, खाने को पैसे नहीं है, चावल और आटा खरीदने को पैसा नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से खरीदेंगे? तो लेकिन रास्ता क्या निकले? निश्चित रूप सरकार को कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए कि या तो आप इस तरह की जो सुविधा है वो उन बच्चों को मुहैया कराइए, या उनके आसपास के जो स्कूल है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ख्याल रखा जा सकता है, एक बड़े स्क्रीन पर पढ़वाइए। किसी भी तरह से आप इंतज़ाम करिए कि वे बच्चे पढ़ पाएँ। अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तब तो जो अमीर और गरीब के बीच का जो
इतना बड़ा डिफरेंस रहा है वह खाई और गहरी होती चली जाएगी। सरकार कर रही है, अभिषेक जी, सरकार कर रही है कि दूरदर्शन पर हम क्लासेस चलाएंगे, लेकिन फिर वही सवाल कि कितने घरों में टीवी हैं, कितने घरों में कनेक्शंस हैं, कितने घरों में, तो आप कह रहे हैं कि स्कूलों में बड़े स्क्रीन्स लगाए जाएं या इस तरीके की व्यवस्था हो जी, लेकिन फिर सोशल डिस्टेंसिंग जो बच्चों की जितनी संख्या होती है, क्योंकि सरकारें अब तक अधिक से अधिक संख्या में बच्चे स्कूल आएँ इसके लिए प्रयासरत रहती थी, लेकिन अब जो हालात हैं उनमें बहुत संख्या नहीं लानी है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाना है, तो क्या फार्मूला अपनाया जाए और डिबेन और क्या सब करें? सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि 3 दिन बच्चे आ पाएँ, एक सेट ऑफ बच्चे आ पाएँ स्कूल, अगले 3 दिन दूसरे बच्चे आ पाएँ। आप स्कूल की शिफ्ट को कम कर सकते हैं। आप 6 घंटे अगर स्कूल में बुलाते थे, मात्र 4 ही घंटे बुलाइए बच्चे, सिलेबस 3 ही घंटे निश्चित रूप से आप सिलेबस कम करिए। परीक्षा की जो अवधि है वह भी, अगर या तो परीक्षा को के डेट्स को आगे बढ़ाइए या सिलेबस को कम करिए। 3 घंटे के लिए बच्चों को बुलाइए। जैसे आपने देखा है कि झारखंड की जो सरकार है, हमारी जो पड़ोसी सरकार है, जहां महागठबंधन की सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, वहां सरकारों ने यह फैसला लिया है कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पढ़वाएंगे। शनिवार को भी क्लास लगाएंगे ताकि उनका जो सिलेबस अभी छूट गया है उसकी भी खानापूर्ति एक तरह से हो पाए। तो जब वे सरकारें प्रयासरत हो सकती हैं, तो बिहार के सरकार को भी गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होना चाहिए। कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। सरकार अगर चाह लेगी तो वैकल्पिक व्यवस्था जरूर हो जाएगी। आप 3-3 दिनों का फॉर्मूला सेट कर लिए, आप 4-4 घंटे का शिफ्ट बनाइए, शनिवार को भी स्कूल खोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बड़े स्क्रीन्स की व्यवस्था करिए और इन बच्चों को कृपया शिक्षा से दूर मत करिए। अभिषेक झा जी, देखिए एक और बड़ी समस्या जो हमें लगता है कि बच्चों और उनके अभिभावकों को दोहरी मार लगी है। आप भी इससे वाकिफ होंगे। देखिए, बड़ी संख्या में बिहार के बच्चे कोटा तैयारी के लिए जाते थे, निश्चित रूप से, जिन्हें बहुत मुश्किल हालात में लाना पड़ा, और पटना में भी बड़ी संख्या में, आप स्वयं शिक्षक हैं, तो आप इस दर्द को भी महसूस कीजिए कि जो कोचिंग वाले थे, चाहे पटना में हो चाहे कोटा में हो, बच्चों ने फीस तो जमा कर दिया था निश्चित रूप से, लेकिन अब वे क्लास नहीं कर पाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। आने वाली संख्या, कोटा कितने बच्चे लौटेंगे नहीं लौटेंगे कोई नहीं जानता है, और कोचिंग वालों ने फीस ले लिया है। अब क्या उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए, कैसे हो, आप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पूरे चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोटा में जो बच्चे, बिहार के बच्चे फंसे थे, उस मामले को जितना बखूबी आप लोगों ने उठाया, और उसकी रीच, ऐसे ही आप लोगों की रीच इतनी है, रीच इतने अच्छे से बिहार भर में गई कि वह मांग आप लोगों के माध्यम से जो बच्चों की थी वह कारगर साबित हुई और बच्चे वापस, हम लोग की जिम्मेदारी जी, और आपने इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि या तो उसमें से अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फीस जमा कर दी है ऐसे बड़े शिक्षण संस्थानों में, उनके लिए खासी दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि उस जैसे बड़े शिक्षण संस्थान उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की, लाइव लेक्चर्स की, डाउट सेशंस की व्यवस्था जरूर ही कर रहे होंगे। तो बच्चे यहाँ घर बैठे उस अनुपात में तो नहीं, लेकिन लाभ जरूर उठा पाएंगे। अरे हम ही मानते हैं ना कि अगर हम लाइव दर्शन कर लें भगवान का और मंदिर ना जाएं, मंदिर जाने में और लाइव दर्शन करने में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। ठीक उसी तरह से क्लासरूम में किसी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, क्लासरूम का जो ऑरा होता है वो कुछ और ही होता है। लेकिन वो बच्चे जो सक्षम हैं, जो कोटा जा सकते थे, कोटा में इतने बड़े संस्थान में पढ़कर फीस दे सकते थे, वे बच्चे निश्चित रूप से घर बैठकर भी इन सुविधाओं का लाभ उठाकर कमोवेश अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेंगे। लेकिन हम चिंतित हैं आज भी बिहार के आम जनमानस के बच्चों के लिए जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अभिषेक झा जी, देखिए एक समस्या और है, जो जिस तरीके से आर्थिक समस्या आई है, किल्लत है, रुपए नहीं है, तो जो छात्र दूसरे शहरों में, पटना हो या कोटा हो, किराया देना पड़ता था, अभी किराए की मारामारी चल रही है। तो इस समस्या से छात्र कैसे निकले और आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब दो परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, छात्रों की बात करें या कोचिंग संस्थानों या अन्य शिक्षक संस्थानों की बात करें, आपने देखा है कि अब विभिन्न जिलों के जो डीएम होते हैं या अन्य राज्यों में भी हमने देखा है कि वे लोग, उन लोगों ने एक आदेश जारी किया या स्कूलों से को निर्देशित किया कि आप फीस मत लीजिए, आप फीस माफ कर दीजिए। लेकिन हर एक संस्था की अपनी अपनी लायबिलिटी होती है। आप भी इतनी बड़ी संस्था को चला रहे हैं, मैं भी किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, किसी संस्था को चलाता हूँ। हर संस्था की अपनी लायबिलिटी होती है और उस लायबिलिटी का वहन करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि संकट की इस घड़ी में जब पूरा देश जूझ रहा है, जो नुकसान हो रहा है वो अगर सब लोगों में समान अनुपात से बट जाएगा तो शायद हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार को यह पहल करनी चाहिए कि जो भी हमारे प्रदेश की बात करें या अन्य जिलों की बात करें या पूरे प्रदेश की आप बात कर लें, जो भी
पूंजीपति या सक्षम मकान के मालिक हो, ज़मीन के मालिक हो, उन लोगों से यह आग्रह किया जाए, एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जाए कि लॉकडाउन की अवधि में जितने भी शिक्षण संस्थान उनके अंतर्गत चल रहे हों, उनका किराया या तो माफ़ किया जाए या रियायत दी जाए उसमें। और निश्चित रूप से जो भी बच्चे जहाँ भी किसी लॉज में या कई अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, सक्षम नहीं है, सरकार को भी निश्चित रूप से पहल करके उनकी मदद करनी ही चाहिए। चलिए, लेकिन बात हम लोगों ने बात शुरू करी थी अमीर और गरीब बच्चों की और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, और बात किराया माफ़ी तक आ गई। अब तक हम लोग बात करते थे छात्रों की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान जो हम चला रहे हैं वो भी तो किराए की बिल्डिंग में चला रहे हैं, और हमारे पास जब पैसे नहीं आएंगे तो हम कहाँ से दें, इसलिए रियायत इनको भी मिलनी चाहिए। तो देखिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर हम आगे भी बने रहेंगे। अभिषेक झा जी से भी संपर्क में रहेंगे, दूसरे भी एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे, सरकार का पक्ष भी हासिल करेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।